दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे अपनी यूनिट नंबर 10 के रोलर कोस्टर राइड में। और आज जो टॉपिक आपके सामने है दैट इज़ ऑल दैट व्हाट अ रिसर्चर शुड हैव। सो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ हम रिसर्च को देख रहे हैं, लिटरेरी रिसर्च को देख रहे हैं, इसमें खो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो आइए इसी के तहत एक और टॉपिक लेते हैं और आज देखते हैं कि जो रिसर्चर होता है ना, बोले तो जो रिसर्च कर रहा है उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल बहू में क्या होना चाहिए। जस्ट अ जोक अपार्ट, हम एक बहू तो मैं कह सकती हूँ, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक आइडियल बहू कैसी हो, आइडियल बेटा कैसा हो, तो एक आइडियल रिसर्चर कैसा होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो आइए देखना शुरू करते हैं। तो झिंगा लाला, बड़े सारे स्टेप्स हैं इधर आप सबकी सेवा में, जो आपको बताएंगे कि एक आइडियल रिसर्चर में क्या क्या होना चाहिए। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए इन्हें करना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात मेंशन करना चाहती हूँ। मेरे पास मैक्सिमम ऐसे लर्नर्स हैं जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी में समझना कंफर्टेबल मतलब समझते हैं, कंफर्टेबल उनको इंग्लिश हिंदी में है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसमें जो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये शायद आपको नॉर्मली भी पता हो कि अच्छा ये हैं, पर जब वाकई एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि अच्छा क्या पॉइंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब हमें समझ नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आता है, उसका एक रीज़न है, हमें ना रीडिंग हैबिट नहीं होती है। हमारी बस ये कोशिश होती है कि हमको अच्छे से समझ आ जाए और उतना काफ़ी हो गया। तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू मैंशन, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्ड करा रही हूँ, पर साथ साथ में रीडिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ताकि एक रीडिंग हैबिट आप में डेवलप हो जो आपको एग्ज़ाम में पीछे ना होने दे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि एक रिसर्चर में क्या क्या क्वालिटी हो। सबसे पहली क्वालिटी हमारे सामने है, अ गुड रिसर्च स्कॉलर शो डेडिकेशन टू लर्निंग। तो दोस्तों वो तो होना बनता है ना। जो आप काम कर रहे हो उसके प्रति अगर आपकी डेडिकेशन नहीं है तो वो तो करना नहीं करना बराबर है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी रिसर्च स्कॉलर है उसमें लर्निंग के प्रति ना डेडिकेशन होनी चाहिए। लर्न करना, चीज़ों को सीखना, वो उसके लिए समर्पित होना चाहिए। दोस्तों रिसर्च हम जनरली एमफिल, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी में करते हैं, मतलब हायर डिग्री की जो लेवल की डिग्री हैं उनमें करते हैं। तो हम ना रिसर्च वर्क को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इट लिटरली नीड योर हार्ट एंड सोल टू इट। तो एक डेडिकेशन होना ज़रूरी है लर्निंग की रिसर्चर में। अगला पॉइंट क्या है, स्केप्टिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ रिसर्चर। He should have the ability to question various things and to look for the answer. तो स्केप्टिमिज्म क्या होता है पहले ये बताती हूँ, फिर आगे पूरी लाइन का मीनिंग बताती हूँ। स्केप्टिमिज्म होता है जो हर चीज़ के पीछे प्रश्न ढूंढे। स्केप्टिमिज्म होता है ये चीज़ क्यों है, कैसे है, कब आई, क्यों हुई, ये एटीट्यूड जिसके अंदर हो। और आप सब जानते हैं रिसर्चर में ये क्यों, क्या, कैसे, कौन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो स्केप्टिमिज्म यानी कि हर चीज़ के पीछे एक बिग प्रश्न होना, क्यों है, ये एक रिसर्चर में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें उसके सामने जो भी चीज़ आए वो हर चीज़ के पीछे प्रश्न भी ढूंढे। और हाँ, सिर्फ प्रश्न ही खड़ा ना करे, क्यों है, कैसे है, कौन है, कब हुआ, कैसे हुआ, बल्कि उनका आंसर भी ढूंढे। ठीक है, सो बोले तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लेकर आने का, प्रॉब्लम के साथ झक्कास तरीके से उसका हल भी देने का, ये काम होता है रिसर्चर का। ठीक है, तो नेक्स्ट रिसर्चर में क्वालिटी, स्केप्टिमिज्म की क्वालिटी होना, प्रश्न ढूंढना, हर चीज़ के पीछे क्यों है, कैसे है, क्या है, और सिर्फ प्रश्न नहीं लाने का, रापचे तरीके से उत्तर भी लाने का। अगला पॉइंट यहाँ पर है, कमांड ऑफ लैंग्वेज इन विच द रिसर्च विल बी इनिशिएटेड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। बोले तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला अगर लैंग्वेज में होगा आपका सही आला आला आला, ये मैंने क्या बोला मुझे खुद नहीं पता। मतलब कहने का मतलब है सही मायनों में अगर बाकी सब रिसर्चर से करना है मुकाबला, तो आला बहुत ज़रूरी है आपका लैंग्वेज पे ऐसी कमांड होना कि लाइफ हो जाए झिंगा लाला। कहने का मतलब है दोस्तों, आप जिस भी लैंग्वेज में रिसर्च कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ लैंग्वेज की रिसर्च को लेकर नहीं आती है। आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च करो, चाहे साइंस का
कोई भी फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे आर्ट्स की कोई भी फील्ड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनीथिंग, आप जो भी रिसर्च करोगे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिखकर आप बताओगे कि भाई मैंने ये रिसर्च की है। तो जिस लैंग्वेज में आप रिसर्च अपनी पेश करने जा रहे हो उस लैंग्वेज में आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके अंदर पूरा दक्ष होना, निपुण होना, स्किल्ड होना जरूरी है, ताकि आप जो भी लिखे ना वही सामने वाले तक जाए, कुछ और ना चला जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ रिसर्चर शुड हैव अ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। बहुत ही उम्दा बात इन्होंने यहाँ पे बोली है दोस्तों, कि जो भी रिसर्च करने जा रहा है उसका एक प्रॉपर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए। सोशल यानी कि सामाजिक, इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमागिक। ठीक है। तो जो भी रिसर्चर है वो कैसा प्राणी हो, वो सामाजिक और दिमागी दोनों प्राणी होना चाहिए। ठीक है। जब आप रिसर्च करते हो ना, तो जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो आप सिर्फ उस चीज़ तक सीमित नहीं होते, उससे रिलेटेड पता नहीं कितनी सारी चीज़ों से आपको गो थ्रू होना पड़ता है, पर उसके भी कितनी सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है, एक दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो उसको आप तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप सोशल लेवल पे निपुण हैं दोस्तों। मतलब एक सामाजिक दायरा आपका होना चाहिए, सामाजिक लेवल पे आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। जनरली वी थिंक जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो इतने सोशल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो फोकस होते हैं अपनी स्टडी पे, पर उनको पूरा पता होता है दुनिया का, और पता होना भी चाहिए, तभी वो अपने वर्क के साथ जो है एक जस्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल होता है दिमागी। सो दोस्तों वो तो दिखती सी बात है, दिमाग होगा तभी तो आप जिस पे ऑलरेडी सर्च हुई है उस पर रिसर्च कर पाओगे। ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर रिसर्चर में होनी चाहिए, सोशल भी हो, पूरा नॉलेज हो, सोसाइटी एंड ऑल, और इंटेलेक्चुअल भी हो, दिमागी लेवल पे भी हो, सक्षम हो कि वो जो ऑलरेडी जिसके बारे में रिसर्च हुई है उसके बारे में कुछ और रिसर्च करके ला सके। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारे सामने है, नॉलेज ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स इज मैंडेटरी फॉर लिटरेरी रिसर्च to know as to how various movements impacts the text and the writers। a very 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 key point here कि जो भी लैंग्वेज को लेकर, लिटरेचर को लेकर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, जो लिटरेचर को लेकर रिसर्च कर रहा है उसे सभी लिटरेरी मूवमेंट का भी पता होना चाहिए। लिटरेरी मूवमेंट दोस्तों हम यूनिट नंबर 9th में करेंगे, यूनिट नंबर 8th में करेंगे, जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 करेंगे। इतनी सारी मूवमेंट्स हैं, डाडाइज्म है, शोरेलिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, इमेजिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरलिज्म है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं। वो सारी मूवमेंट्स जिन्होंने लोगों की सोच बदली, लोगों की सोच पे प्रभाव डाला, तो ऑटोमेटिकली उस बदलाव की वजह से लिटरेचर पे भी बदलाव आया, लिटरेचर भी बदला है। ठीक है। सो ये जो मूवमेंट्स हैं, जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जब लोगों की सोच पे क्लिक किया, उस क्लिक की वजह से जो आउटपुट है लिटरेचर वो भी अलग आया। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लिटरेचर को लेकर स्पेसिफिकली आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लिटरेरी मूवमेंट्स का पता हो कि कौन सी मूवमेंट आई है, कब आई है, उस मूवमेंट में क्या क्या कहा गया है, उस मूवमेंट से कौन कौन से जुड़े पर्सन हैं, किस पर्सन ने क्या बोला, क्या प्रभाव डाला। ठीक है। तो इससे आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, आप अपने वर्क के साथ जस्टिफाई कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इसी के तहत 5th का ही ये पॉइंट है, approaches to literature of new criticism, feminist criticism, Marxism, deconstruction etc। तो कौन कौन सी मूवमेंट्स इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, लाइक न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, डीकंस्ट्रक्शन। में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, डरने का नहीं। बोले तो ये 9th यूनिट में झिंगा लाला मैं आपको सबकी सब आपको करा डालेगा, तो घबराने का नहीं है। ठीक है। सो ये 5th और 6th पॉइंट बेसिकली जुड़े हैं। 5th में है कि सारी लिटरेरी मूवमेंट्स पता होगी तो किसी भी लिटरेचर का आपको बेस पता होगा, आप क्रिटिसिज्म करते हुए जस्टिस कर पाओगे। और 6 पॉइंट में बकायदा कुछ जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनके नाम दे दिए गए हैं, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। और घबराने की जरूरत नहीं है, इनको मैंने प्रॉपर जो है 9th यूनिट के तहत आपको करवाना है। उसके बाद दोस्तों 7th पॉइंट है नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक। ठीक है। अब ये लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज की स्टडी। ठीक है। आप सब जानते हैं दोस्तों, कोई भी लिटरेचर है, चाहे फ्रेंच भाषा का है, स्पेनिश का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, क्यों है वो फ्रेंच का, क्यों है वो इंग्लिश का? फ्रेंच भाषा की वजह से, इंग्लिश भाषा की वजह से, है ना। कोई भी लिटरेचर की फाउंडेशन उसकी लैंग्वेज होती है, उसकी भाषा होती है।
सो लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज की स्टडी। ओके, तो जब कभी आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो, कोई भी साहित्य पढ़ रहे हो, वो लिटरेचर जिस लैंग्वेज में है, जिस भाषा में है, आपको वो भी पता होना चाहिए, उसकी स्टडी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक इज नॉलेज ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सो जिस भी लिटरेचर की आप क्रिटिसिज्म करने जा रहे हो, जिस भी लिटरेचर का रिसर्च आप करने जा रहे हो, वो लिटरेचर जिस भी भाषा में लिखा गया है, उस भाषा का, उस लैंग्वेज की भी आपको पूरी नॉलेज, पूरी स्टडी होनी चाहिए। दैट इज समथिंग रिगार्डिंग अ फाउंडेशन। जो लिटरेचर पढ़ रही हैं उसकी भाषा का पता हो, वो लिंग्विस्टिक में आएगा। और लास्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने है नॉलेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड एंशिएंट मिथ। सो क्लासिकल लिटरेचर है जो हमारे पुराने लिटरेचर हैं, जो मतलब सारे लिटरेचर नहीं, जो महान महान लिटरेचर हैं, जैसे चौसर का कैंटरबरी टेल है, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन शेफर्ड लैंड है, मतलब जो काइंड ऑफ पुराने हैं, क्लासिकल हैं, पर इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जिनसे हम आज भी रिलेट कर सकते हैं, जिनका लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको उनका भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है बीइंग अ रिसर्चर मुझे पीएचडी में एट दिस मोमेंट चेतन भगत का मैंने नॉवल ले लिया रिसर्च करने को, तो मेरी सुई सिर्फ चेतन भगत के उस मॉडर्न नॉवल पे अटकी नहीं। मुझे बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, बीइंग अ लिटरेरी रिसर्चर, मुझे पुराने लिटरेचर का भी पता होना चाहिए, उनका भी नॉलेज होना चाहिए, वो जरूरी है मेरे लिए, ताकि एक बेहतरीन मैं कंपेयर कर सकूंगी ना, तो बेहतरीन मैं रिजल्ट दे पाऊंगी, रिसर्च दे पाऊंगी। साथ में दोस्तों एंशिएंट मिथ भी, मिथ मीन्स माइथोलॉजी, जैसे ना जो भी पुराने वर्क थे वो माइथोलॉजी बेस्ड ज़्यादा होते थे। माइथोलॉजी में जैसे एट दिस मोमेंट हम महाभारत को ले सकते हैं, रामायण को ले सकते हैं। रामायण में राम भगवान जी का जिक्र है, महाभारत में श्री कृष्ण जी का है ना। तो कहते तो हैं कि किसने उन्हें देखा है, पर जो भी है वो ट्रुथ है, वो एक्चुअली में पाए गए हैं। सो मिथ मीन्स माइथोलॉजी, जो पुरानी चली आ रही चीज़ें हैं, क्योंकि जो पुरानी चली आ रही चीज़ें हैं, जो पहले 1000 साल पहले भी लिटरेचर में मौजूद थी, जो आज भी मौजूद है। सो क्लासिकल लिटरेचर, जो भी पुराने लिटरेचर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, उनका भी हमें नॉलेज हो। और एंशिएंट मैथोलॉजी, जो पुरानी समय से चली आ रही मैथोलॉजी है, मिथ है, वो भी हमें पता हो, तो हम अपने वर्क के साथ जस्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा हमने कर लिया। अब हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? अगर अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता है आगामी एनटीए के लिए इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स शुरू हो चुका है, आपके अपने इंडिया के पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई पे। जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे ऐप का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत परिवार है हमारा, तो हमें फॉलो करिए इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। और हाँ, कोई भी क्वारी हो, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही। वी स्टडी विद लॉट्स ऑफ फन विदाउट बर्डन। आई होप आज के सेशन ने लाइव बना डाली आपकी झींगा लाला, क्योंकि हर चीज़ हमने ऐसे पढ़ा डाला कि सब कुछ दिमाग में है। आला आला आला। टेक केयर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग।